हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज विद्युत धारा चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर को देखना ना भूलें। इससे पहले जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें और साथ में लाइक शेयर भी करते जाएं। आते हैं चैप्टर पर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम ओम के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? ओम के नियम। तो ओम का नियम क्या कर रहा है? नियत ताप पर नियत ताप का मतलब क्या हो? किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, है क्या कर रहा है? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यानी ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो ताप क्या होगा? नियत रहेगा। तो नियत ताप पर या किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित किसके समानुपाती होगा? विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, नियत ताप पर किसी चालक में क्या हो? प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम अर्थात क्या कर? विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। विद्युत धारा को I से, विभवांतर को V से क्या होगा? विभवांतर के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। ये क्या है? समानुपाती, यानी I समानुपाती या अनुक्रमानुपाती V, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो I समानुपाती V, आई प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक देंगे। वो नियतांक क्या? 1/r, यानी I बराबर इस समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक देंगे। वो क्या है? 1/r और गुने क्या हो गया? V। इस समानुपाती के बदले में दिए 1/r गुने V, यानी I बराबर हो गया V गुने 1 तो V/r। तो I बराबर क्या हो गया? V/r। जहाँ R क्या है? ये जो समानुपाती का चिन्ह दिए, समानुपाती हटा के जो R दिए तो R है क्या? जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे। R क्या है? ये जो R है एक नियतांक है, इसको चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे। इसमें 3 अनुराशि है, एक I, दूसरा V, तीसरा R। तो R भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। V बराबर क्या होगा? IR। R भागा में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? गुना में, तो I गुने R, तो IR किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर। तो V बराबर IR या R बराबर I गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो क्या होगा? V/I। I गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो V/I। तो R बराबर क्या होगा? V/I। तो 3 अननोन राशि है, एक I है, अननोन मतलब अज्ञात राशि, तो I V R। तो 3 अननोन राशि से 3 फॉर्मूला है ना। इसमें अगर 2 गो ज्ञात है यानी 2 गो दिया हुआ है तो तीसरा का मान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिरोध। ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर क्या होगा? विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध का संकेत R होता है, विभवांतर का भी, विद्युत धारा का I, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। अब किसका? प्रतिरोध के SI मात्रक के बारे में। प्रतिरोध का SI मात्रक निकालना। तो प्रतिरोध का SI मात्रक, यानी प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का SI मात्रक बराबर
भी यानी विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक बटे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आई जो है ओम का संकेत है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट का संकेत भी होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, एम्पियर का संकेत ए होता है। यानी इसके आगे एक लगा सकते हैं, एक लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का मल्टीपल करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 1 ओम बराबर हो गया 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। तो 1 ओम किसे कहेंगे? 1 ओम किसे कहेंगे? 1 ओम, 1 ओम किसे कहेंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट, चालक के सिरों पर कितना? 1 वोल्ट, कितना? 1 वोल्ट। यदि किसी चालक के सिरों पर कितना? 1 वोल्ट का विभवांतर लगने, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट, कितना? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में, 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में कितना धारा प्रवाहित होता है? 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का क्या चीज? विभवांतर लगने से चालक के सिरों पर कितना धारा प्रवाहित होता है? 1 एम्पियर की धारा। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम। तो 1 ओम किसे कहेंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर कितना? 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में कितना? 1 एम्पियर की धारा, कितना? 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम। देखते हैं इसका डिफिनेशन। यदि किसी चालक के सिरों पर कितना? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है का विभवांतर लगने से चालक में कितना? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको आर से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, यहाँ विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? रुकावट। तो विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विद्युत प्रतिरोध किस में रुकावट डालेगा? विद्युत धारा में। यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो प्रचंड रुकावट डालता है उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में जो प्रचंड रुकावट डालता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना। तो विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा में रुकावट डालेगा। तो प्रतिरोध का परिभाषा क्या है? प्रतिरोध किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करेगा, रुकावट डालता है, विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध। या इसका हम दूसरा तरह से परिभाषा दे सकते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह में, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रुकावट डालता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अब है कि जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कि जो चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध क्या चीज़ पर निर्भर करता है? निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है तार की लंबाई पर।
पहला किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई। किसी तार का प्रतिरोध R, किसी तार का प्रतिरोध R, कहें कि प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो किसी तार का प्रतिरोध R, किसी तार का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो किसी तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध R किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती, यानी लंबाई क्या हो गया? L, प्रतिरोध R हो गया, तो प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। तो R प्रोपोर्शनल L यानी R समानुपाती L का मतलब कि लंबाई बढ़ेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ेगा तो तार का क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध, क्योंकि समानुपाती है। समानुपाती में अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो R प्रोपोर्शनल L है ना, पहला किस पर निर्भर करता है? R प्रोपोर्शनल L यानी प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, है ना, क्योंकि कह रहा है कि R प्रोपोर्शनल L, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब कि तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध यानी तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, यानी तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर यानी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पहला तो देख लें तार की लंबाई पर, और दूसरा तार की मोटाई पर निर्भर करता है। पहला देखें तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और दूसरा क्या है? तार की मोटाई पर। तो किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के क्या होगा? क्षेत्रफल A के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब है कि अगर उसका क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना मोटा होगा, काहे कि अगर हम कोई रास्ता पर चलते हैं तो अगर रास्ता चौड़ा है तो चलने में क्या होगा? आसान होगा, यानी रुकावट कम डालता है। रास्ता जितना चौड़ा होगा चलने में क्या होगा? आसान होगा, तो रुकावट कम डालता है। और रास्ता पतला होगा तो रुकावट ज़्यादा डालेगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा। कहने का मतलब कि तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, चालक के पदार्थ पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला तो लंबाई पर, दूसरा मोटाई पर, तीसरा निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के, विभिन्न पदार्थों के तार क्या करें? विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई, जैसे हम मान लेते हैं कि चांदी लेते हैं और तांबा लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, सब एक ही लंबाई के लेंगे और समान मोटाई के लेंगे, तो सबका प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। समान लंबाई हो तो उस लंबाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। जैसे चांदी लेते हैं, तांबा लेते हैं और एल्युमिनियम और सब पदार्थ लेते हैं, तो चांदी का प्रतिरोध क्या होगा?
सबसे कम होगा। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए चांदी से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इसलिए कहा जाता है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद तांबा आता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। जिसका प्रतिरोध अधिक कम होगा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। इसलिए चांदी जो है विद्युत धारा का अच्छा स्रोत है, यानी चांदी से विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यानी कहेगा कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो चांदी है। उसके बाद तांबा। चालक के ताप पर, चौथा किस पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर। चौथा निर्भर करता है चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रतिरोध आर प्रोपोर्शनल एल। क्या कर रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी आर प्रोपोर्शनल एल। आर प्रोपोर्शनल एल कह रहा है कि क्या होता है, लंबाई के प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इसको प्रोपोर्शनल। एल मतलब क्या हुआ, एल है, एल मतलब लंबाई। तो प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a। तो इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई l और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो r प्रोपोर्शनल l। आर प्रोपोर्शनल एल, एल क्या है, लंबाई, और आर प्रोपोर्शनल 1/a, ए क्या है, क्षेत्रफल। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, आर प्रोपोर्शनल एल बटे, आर प्रोपोर्शनल एल बटे ए। ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक देंगे। ये नियतांक को क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। नियतांक है जो इसको क्या बोलेंगे, रो, है ना। तो आर बराबर क्या हो गया, रो इंटू एल बटे ए यानी लंबाई बटे क्षेत्रफल। जहाँ रो, इसको क्या पढ़ेंगे, रो, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को क्या कहेंगे, रो क्या है, रो एक नियतांक है। रो क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी इससे देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, आर बराबर रो इंटू एल बटे, तो ये क्या है, भागा में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, तो इधर आएगा तो गुना में होगा तो क्या होगा, आर इंटू ए। आर इंटू ए क्या, ए भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में, तो आर इंटू ए बराबर क्या हो गया, रो इंटू एल। रो इंटू क्या हो गया, एल।
और एल गुना में है तो इधर है तो भागा में, यानी रो बराबर हो गया आर इंटू ए बटे एल। रो क्या है? रो क्या है? पदार्थ की प्रतिरोधकता या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी रो क्या है? पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो गया आर क्या है? प्रतिरोध, गुने ए क्या है? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और एल क्या है? लंबाई। यानी तुम्हारा हो गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो गया प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल गुने लंबाई। यानी संकेत में रो बराबर आर गुने ए बटे एल। तो रो बराबर क्या हो गया? रो है, रो बराबर हो गया आर इंटू ए बटे एल। रो किसका संकेत है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट प्रतिरोधकता का या प्रतिरोधकता या विशिष्ट चालकता का संकेत रो होता है। ये आर किसका संकेत है? प्रतिरोध का। ए का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल। एल का मतलब क्या हुआ? लंबाई। तो प्रतिरोधकता को क्या संकेत करते हैं? रो। यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। रो को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बराबर आर का एसआई मात्रक। आर क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक गुने ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, तो ए का एसआई मात्रक और बटे नीचे एल है तो एल का एसआई मात्रक। तो आर मतलब प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, गुने ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ओम गुने मीटर स्क्वायर को मीटर गुने मीटर लिख दिया बटे मीटर, तो 1 मीटर से मतलब एम से एम कट गया, तो क्या बचा? ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका मात्रक हो गया? प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। अतः प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। यानी ओम का संकेत ओम होता है और मीटर। अब आते हैं विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसको कहेंगे? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका संकेत, विशिष्ट चालकता का संकेत इस तरह होता है ना, से सूचित किया जाता है। यानी विशिष्ट चालकता का संकेत होता है बराबर 1/, रो है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। यानी विशिष्ट चालकता बराबर हो गया 1/रो, 1/रो, यानी 1/ प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता को क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता लिख देते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर, या इसको कह सकते हैं 1/रो, क्या किसका संकेत है? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता, या इसको प्रतिरोधकता, या इसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? चालक का विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता बराबर हो गया 1/, प्रतिरोधकता, या इसको लिख सकते हैं 1/, प्रतिरोधकता को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? ओम
इन्वर्स या ओम पर पावर माइनस क्या है 1 या मीटर इन्वर्स, मीटर पर माइनस क्या है -1। तो विशिष्ट चालकता का SI मात्रक ओम पर पावर -1 इंटू मीटर पर -1, या इसको संकेत में करेंगे ओम पर पावर -1 इंटू एम पर पावर -1। इसको क्या बोलते हैं, महो भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओम पर पावर -1 को क्या बोलते हैं, महो, महो, MHO। ओम पर पावर -1 या 1/ओम या 1/ओम को क्या बोलते हैं, महो। क्या बोलेंगे, महो, जिसका अंग्रेजी होता है MHO। तो महो किसके बराबर है, ये जो महो है किसके बराबर, ओम पर पावर -1 और एम पर पावर -1 यानी मीटर पर -1। या इसको सीमेन क्या कहेंगे, महो को क्या बोलेंगे, सीमेन भी कह सकते हैं। तो सीमेन मीटर इन्वर्स या मीटर पर -1, या इसको संकेत में सीमेन का संकेत होता है S और मीटर का संकेत M, इस पर -1। तो इसका मतलब कितना मात्रक हो गया, पहला ओम पर पावर -1 मीटर पर -1, या संकेत हो गया ओम पर पावर -1 इंटू एम पर पावर -1, या इसको महो भी कहेंगे। महो कहते हैं जो एम ओम पर पावर -1 है उसके बराबर महो होता है, यानी कहने का मतलब 1/ओम बराबर इसको लिख सकते हैं महो। क्या लिख सकते हैं, महो। या सीमेन मीटर पर पावर -1 भी कह सकते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 तरह से होता है। कितने तरह से, 2 तरह से। ऐसे मिश्रित समूहन भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः 2 प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला है श्रेणी क्रम समूहन। पहला क्या है, श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। इसको समांतर बद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं पार्श्वबद्ध समूहन। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन या पार्श्वबद्ध समूहन। अब श्रेणी क्रम समूहन, तो श्रेणी क्रम समूहन अब श्रेणी क्रम समूहन, इसका फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, R1। तो R1 का ये हो गया पहला सिरा, ये क्या हो गया, पहला सिरा, और ये हो गया दूसरा सिरा। ये पहला मतलब R1 प्रतिरोध, यानी पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा, और ये हो गया दूसरा सिरा। ये R2 दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। ये R3 ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, इस पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा। इसी तरह आगे क्या होता है, क्रम जारी रहता है। तो हम देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध का क्या है, दूसरा सिरा, और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। फिर दूसरा प्रतिरोध का ये कौन सिरा है, दूसरा सिरा, है तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। यही क्रम आगे जारी रहता है। तो इस प्रकार के अगर समूह रहेगा तो उसको कौन क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। कौन क्रम, श्रेणी क्रम समूहन। तो जब एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, यानी एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, यानी पहला प्रतिरोधक है का ये कौन सिरा हो गया, दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा, ये दूसरा प्रतिरोधक है, इसका पहला सिरा, पहले सिरे से। फिर कह रहा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ये दूसरा प्रतिरोधक का, इसका ये क्या हो गया, दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे, ये तीसरा प्रतिरोधक का ये पहला सिरा से, पहले सिरे से जोड़कर इस क्रम को जारी रखा जाता है।
तो संयोजन की इस विधि को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? जब पहला प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोधक का पहला सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोधक का पहला सिरा, यही क्रम आगे क्या होता है? जारी रहता है। तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। लेकिन जो पार्श्व क्रम होता है दूसरा तुम्हारा जो है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है कि सभी प्रतिरोधक का पहला सिरा एक साथ रहता है, सभी। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन में क्या होता है? देख रहे हैं R1 R2 R3, दो या दो से अधिक प्रतिरोधक है। तो दो या दो से प्रतिरोधक है तो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। तो फिगर में देखते हैं कि पहला सिरा सब एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों की एक सिरे, क्या करा? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों की एक सिरे को, एक सिरा, दो या दो से अधिक है, इसका एक सिरा, सब पहला सिरा, एक सिरों को एक साथ, सबको एक साथ जोड़ दिया, एक सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया, एवं दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे सिरे को क्या किया? एक साथ, एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़कर प्रतिरोधकों का संयोजन किया जाता है। तब प्रतिरोधकों के इस संयोजन को क्या कहेंगे? पार्श्वबद्ध या पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब है कि पार्श्व क्रम, अब श्रेणी क्रम में संयोजित में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, श्रेणी क्रम में संयोजित समतुल्य प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक R बराबर क्या होता है? R1 R2 R3, जहाँ R क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। R क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। और R1 R2 R3 क्या? अलग अलग प्रतिरोध। एक एग्जाम्पल ले देते हैं, मान लेते हैं कि R1 कितना है? 5 ओम, प्लस R2 ले लेते हैं 2 ओम, प्लस R3 कितना ले लेते हैं? 3 ओम। तो जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 10 ओम। तो 10 ओम आया, क्या आ गया? समतुल्य प्रतिरोध। R ना आ गया, समतुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध जो 10 ओम है प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा है, R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है और R3 से भी बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि समतुल्य प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में अलग अलग जो प्रतिरोध होता है उन सभी में से क्या होता है? बड़ा होता है। कौन? समतुल्य प्रतिरोध, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। तो आते हैं पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है कौन? समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे यार क्या है? समतुल्य प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी यार क्या हो गया? समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह क्या होता है? जारी रहता है। तो कह रहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, R क्या है? समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग कौन हो गया? R1 R2 R3 प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हो गया, सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोधक है सब में एक ही धारा प्रवाहित होती है।
श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, लेकिन परंतु उनके सिरों के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में अगर सभी प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है तो सबसे एक ही धारा प्रवाहित होगी, लेकिन सभी प्रतिरोधकों का जो विभवांतर होगा अलग अलग होगा, धारा के अनुसार क्या होगा, अलग अलग। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाए, परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ और श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, एक प्रतिरोधक को हटा देंगे तो आगे क्या होगा, जो भी धारा होगा वो क्या होगा, आगे प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। इसलिए घर में जो हम बल्ब जोड़ना चाहिए, घर में जो परिपथ होना चाहिए, जो भी उपकरण है उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, घरों में जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में, ताकि हम इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर एक प्रतिरोधक को हटाएंगे तो पूरा क्या होगा, धारा मतलब क्या होता है, एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, शून्य होगी। अगर श्रेणी क्रम में हम इच्छा अनुसार उपयोग नहीं करेंगे, अगर सब उपकरण को चालू करना होगा तो एक साथ और सबको बंद करना होगा तो एक साथ, इसलिए घर में किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। और हम बता रहे थे एक पॉइंट कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध आज जैसा कि समझाएं, अलग अलग प्रतिरोधों के मान से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। जैसे ही श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध समझाएं, इसके पहले 5 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, तो जोड़ने पर कितना हो गया, 5 3 8 4 12 ओम। तो 12 ओम क्या आ गया, समतुल्य प्रतिरोध है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान 12 ओम हो गया, तो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम करा, तो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/r। क्या करा, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/r बराबर व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, तो अलग अलग प्रतिरोध यानी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 व्युत्क्रमों की योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही आगे क्या होगा, यही क्रम आगे जारी रहेगा। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होता है। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों के बीच एक ही विभवांतर होता है, लेकिन प्रतिरोधकों के मान के अनुसार, किसके अनुसार, प्रतिरोधकों के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से कम होता है। कह रहा है कि समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। इसको समझ लेते हैं। अभी 1/r बराबर
क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R अगर इसका लेते हैं 2 ओम लेते हैं, 3 ओम लेते हैं, 4 ओम लेते हैं, तो लसा कितना हो जाएगा 12। 4 दिया 12, तो 2 छक 12, 3 चौ 12 और 4 दिया। तो समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 लिए 2 ओम, R3 लिए 3 ओम, R2 लिए 3 ओम, R2 लिए 3 ओम, R3 लिए 4 ओम, लसा लिए तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 कितना है 2 ओम प्लस का चिन्ह, 1/R2 कितना है 3 ओम प्लस का चिन्ह, 3 कितना लिया 4 ओम। तो 2, 3 और 4 का लसा कितना हुआ 12। 2 से भागा देंगे 2 छक 12 तो 6 लिखा है, प्लस का चिन्ह 3 से भागा देंगे तो 3 चौ 12 4, फिर प्लस का चिन्ह 4 से भागा देंगे तो 4 दिया 12, यानी 1/R बराबर हो गया 6 4 10 3 13/12। इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा 13R बराबर 12 ओम, यानी R बराबर हो गया 12/13, जो लगभग 1 के बराबर होगा, लगभग। तो देखो तो क्या हुआ इस समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम आया, तो R1 से क्या है छोटा है, R2 से भी छोटा है, R3 से भी छोटा है। तो समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है, समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से क्या होता है कम होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो समांतर क्रम में किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाए। समांतर क्रम में क्या किया जाए, समांतर क्रम में किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होगी। यानी समांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो हम इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में इच्छानुसार अगर हम पंखा को चलाना चाहते हैं तो पंखा ही सिर्फ चलाएंगे। इसलिए घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम परिपथ का इस्तेमाल इच्छानुसार कर सकते हैं। अगर बल्ब को जलाना है तो बल्ब जलाएंगे, टीवी चलाना है तो टीवी। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक परिपथ को हटा दिया जाए तो पूरा के आगे जो धारा है, धारा का प्रवाह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए घरों में किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अब हम इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे डिस्क्रिप्शन में देखें।